सो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस डिस्कस किया अप टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। रोटेशन एंड रिमूवल कवर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। क्या राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है? नॉर्मली ऑडिटर को क्या क्या राइट होना चाहिए? आप सिंपली सोच के बता दीजिए, राइट क्या होना चाहिए? ऑडिटर को क्या क्या राइट होना चाहिए? Thought yourself you are an auditing a company, you have went for an audit of a company, what you will, so किसी ने आपको इंडिपेंडेंस को ओके अफेक्ट नहीं करना है। ओके और कंपनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पहले आपको इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है। हम ये राइट इसलिए बोल रहा है कि ये नहीं बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस नहीं है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं मेंटेन कर रहा है तो आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो वंस यू एक्सेप्ट द ऑडिट व्हाट यू विल एक्सपेक्ट एज राइट। सो ये मैं नहीं कंसीडर किया। और क्या होता है? रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट का मैटर जो भी है उसमें जब भी डिस्कशन चल रहा है कंपनी के अंदर, आपका बात भी सुनने का अपॉर्चुनिटी देना है, राइट टू बी हर्ड। इन केस ऑफ मैटर्स कंसर्निंग ऑडिट रिपोर्ट। और दो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ टू बी हर्ड। ब्रांच ऑडिटर का भी मतलब ब्रांच ऑडिट करते समय ब्रांच ऑडिट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक्सेस देना है। ब्रांच ऑडिट का अगर कोई मीटिंग्स हो रहा है एजीएम, उसमें आपको पार्टिसिपेशन के लिए नोटिस रिसीव करने का राइट होना चाहिए, राइट टू रिसीव नोटिस। हाँ, ऑडिटर का भी नोटिस आता है। कंपनीज एक्ट में तो मैंडेटरी है। जिधर फाइनेंशियल अप्रूव हो रहा है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट दिया गया है, उस मीटिंग में अटेंड करने को इसको राइट होता है रिसीव करने के लिए नोटिस। और ये थोड़ा मतलब बेसिकली वो कवर कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए एक राइट होता है और मीटिंग से अटेंड करने और मीटिंग्स में हमारा बात सुनाने के लिए 3 राइट है। और ज्यादा राइट मेजरली यही है। और कुछ सीएनडीजी का भी राइट्स होता है। जो सीएनडीजी है वो ऑडिटर को डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे करना है ऑडिट। जो इसका एक्सपीरियंस के हिसाब से इस कंपनी में इसने ये डिटेल चेक करना है, ये गाइड कर सकते हैं। और जो सीएनडीजी के पास क्या, सीएनडीजी भी एक ऑडिटर ही है, सीएनडीजी ऑडिटर, उसके पास क्या राइट होता है वो सारा देख लेते हैं। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट राइट क्या है? इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वोचर्स। राइट टू एक्सेस, अगर एक्सेस नहीं दिया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर पाएंगे। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली कंपनीज एक्ट के अंदर रखना किधर है? मतलब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किधर करना है? मतलब मेरा कंपनी इधर है, हम, हाँ, रजिस्टर ऑफिस। सो कंपनीज एक्ट के अंदर 128 सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए नॉर्मली रजिस्टर ऑफिस बोला है। ऐसा नहीं कि रजिस्टर ऑफिस में रखना है, एक ऑप्शन भी दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर उन लोग कई और जगह पर मेंटेन करना चाहता है, उन लोग एक मीटिंग कंडक्ट करके आरओसी को इंटीमेट करना है, हम इस जगह पर हम रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम इस जगह पर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को फैसला लिया है, ये आरओसी को इंटीमेट करना है। नॉर्मली रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करना है एज पर सेक्शन 128(1). अगर इधर मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई और जगह डिसाइड किया है बीओडी, वो बीओडी डिसीजन करने के बाद विद इन 7 डेज आरओसी को इंटीमेट करना है हम किस जगह पर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। कभी कभी हमारा सर्वर्स होता है, अभी जो मेंटेन कर रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकली नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं। हम इधर बैठ के यूज कर सकते हैं, हमारा सर्वर जो मुंबई में, दिल्ली में,
कोई भी जगह पर हो सकता है, हमारा मेन ऑफिस किधर है, नहीं तो हमारा सपोर्टिंग एरिया असिस्टेंस ज़्यादा किधर मिलता है उधर रख सकता है आप। वो इस हिसाब से आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेन डेटा किधर रखा है, मास्टर डेटा, मास्टर मतलब वही सर्वर किधर है। वही बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वोचर्स ऑफ द कंपनी वेदर केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस और एनी अदर प्लेस। इन एडिशन टू दैट ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी भी कभी कभी मांग सकता है, क्योंकि क्या करता है कि कंसोलिडेशन करता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम दो रिपोर्ट्स देते हैं, स्टैंड अलोन में एक रिपोर्ट देता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में एक रिपोर्ट देता है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में हमारा ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ हमारा फाइनेंशियल्स में होता है, कंसोलिडेटेड में हमारा सब्सिडरीज भी आता है, एसोसिएट्स भी आता है। जब कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट में आपने ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, उसमें ये सारा भी चेक करना पड़ता है, ये इसका ऑडिट मतलब इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका भी एक्सेस देना पड़ता है कोई ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक ही पॉइंट ऐड करते हैं कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन पर डिस्क्वालीफाई मतलब नेगेटिव रिमार्क्स दिया गया है क्या, वो कैरो में रिपोर्ट करता है। अगर ये चेक करना चाहते तो उसको भी एक्सेस मिलना चाहिए। नॉर्मली हमारा बुक्स अकाउंट्स को देना है, इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स हमारा सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी हमको एक्सेस मिलना चाहिए चेक करने के लिए। और अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तब कोई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, इंक्वायरीज, इंस्पेक्शंस। उसके लिए क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने के लिए उसको पहले ऑफिसर्स के साथ बात करने को परमिशन देना पड़ेगा, वो भी वॉलंटरी, मतलब इसका राइट मिलने से उसको ऑब्लिगेशन हो जाता है उनको रिप्लाई देने की। सो he has to obtain information and explanation of employees or officers in the company. He can require officers to such information and explanation. जितना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं जो रिलेटेड टू ऑडिट है, जो कंपनी का पर्सनल इंफॉर्मेशन और कुछ भी है वो नहीं, जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ भी है वो ऑब्टेन नहीं करेगा, जो रिलेटेड टू ऑडिट है वही ऑब्टेन करने का राइट है। और इंस्पेक्ट ब्रांच ऑफिस अभी बोला है, अगर आपकी कंपनी जो डील कर रहा है उसको ब्रांच है मुंबई, चेन्नई, नहीं तो अमेरिका में ब्रांच है, इसका क्या करेगा? आप तो इस कंपनी को ऑडिट करने का है क्या? इस कंपनी के अंदर ब्रांचेस है तो उसको भी आप ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप कभी कभी क्या करते हैं कि यू विल नॉट बी ए ब्रांच ऑडिटर, मतलब जो आप कंपनी डील कर रहा है ब्रांच के लिए और एक ऑडिटर के अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी, क्योंकि आपका काम मतलब ज्यादा हो जाएगा इधर ही। अगर ये छोटा छोटा ब्रांचेस के लिए और एक ऑडिटर के अपॉइंट करेगा, ऑडिटर 1, ऑडिटर 2, लाइक बैंक्स, स्पेशली इफ आई वांट टू से बैंकिंग कंपनी में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग कुछ होता है, हर एक बैंक में बहुत सारा ब्रांचेस होता है। आप विद इन ड्यू डेट में क्लोज नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट अगर 15 दिन तक अंदर सबमिट करना है वो ये ब्रांच ऑडिट आप सारा ब्रांचेस कवर करेगा नहीं होगा ओवरऑल इंडिया में। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मतलब इसमें काम करेगा। एक एक ब्रांच को एक एक ब्रांच ऑडिटर होता है, नहीं तो 3-4 ब्रांचेस के वो ऑडिट फॉर्म के हिसाब से उसके एलोकेट होता है। ये ब्रांच को ऑडिटर ए करेगा, बी करेगा, सी, इन लोग क्या करेगा, ये सारा ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज देता है। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, इन लोग ऑडिट किया है ना, उन लोग के पास कोई क्वालिफिकेशन होता है, अगर कुछ मिला है तो इसमें हमको ट्रू एंड फेयर नहीं मिल रहा है, इस एरिया में हमको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, हम एक्सप्लेन इसमें मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, वो एक्सप्लेन करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर को। तब प्रिंसिपल ऑडिटर उस हिसाब से वो प्रिंसिपल लेवल मतलब कंपनी होल कंपनी लेवल में भी इवैल्यूएट करेगा, ये मिसस्टेटमेंट जो है होल कंपनी लेवल ब्रांच लेवल में ये इवैल्यूएट करेगा, कंपनी लेवल में प्रिंसिपल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा एज ए होल ब्रांच लेवल में ये मटेरियल हो रहा है या नहीं, उस हिसाब से वो भी उसमें उसका रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। पहले अगर इसको डाउट आया है जब ब्रांच ऑडिटर ऑडिट किया है, नहीं तो ब्रांच में भी मैं ये ऑडिट कर रहा हूँ, उसको भी वो राइट भी मिलना चाहिए कि वो ऑडिट करना चाहिए कि इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट, उसको ये राइट भी मिलना चाहिए, हम ब्रांच अकाउंट्स में भी देख सकता है। इसकी वजह से ये राइट भी इंक्लूड किया है। अगर ये राइट इंक्लूडेड नहीं है तो क्या होगा, कंपनी के पास
कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि एक्सेस देने के लिए। अगर ये रेट कंपनीज एक्ट में इंक्लूडेड है ताकि उन लोग के पास वो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि एक्सेस देगा, मैंडेटरी एक्सेस मिलेगा ऑडिटर को ब्रांच अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। रिसीव एंड रिपोर्ट अभी बोला है, ब्रांच ऑडिटर कोई और है तब क्या, इसके पास राइट नहीं है तो क्या होगा? ब्रांच ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किया है ब्रांच का, उसके पास रिपोर्ट नहीं आया है जो प्रिंसिपल ऑडिटर के पास, वो कैसे रिपोर्ट करेगा ब्रांच में? ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो हमेशा क्या करेगा, कंपनी लेवल में रिपोर्ट इश्यू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट, वो फिर से ऑडिट करना पड़ेगा। इसलिए ये भी इंक्लूड करना जरूरी है कि राइट टू रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम ब्रांच ऑडिटर। ये सारा कवर हो गया। और साइन द ऑडिटर रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, अल्टीमेटली ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करने के लिए he has to sign। ऑडिट रिपोर्ट हैज टू साइन सर्टिफाई अदर डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस। अदर डॉक्यूमेंट मतलब क्या होते हैं? ऑडिटर क्या सर्टिफाई करता है कभी कभी उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट के साथ। सोचो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑडिटर कंपनी हैज राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट along with any other document। कभी कभी प्रोस्पेक्टस इश्यू करते समय ऑडिटर को क्या करना है कि टू डेट फाइनेंशियल पोजीशन होता है ना, वो सर्टिफाई करना पड़ता है, अप टू डेट फाइनेंशियल। प्रोस्पेक्टस मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अगर कोई कंपनी उसका शेयर्स इश्यू करने जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स इश्यू करने जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए जो भी उसका सब्सक्राइब करेगा मतलब शेयर्स खरीदे, उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है पहले कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी जिसके लिए पैसा मांग रहा है वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे ग्रो करेगा, उसके प्लान्स क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है, वो एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, वो कैसे एक डॉक्यूमेंट में मिला के अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है कंपनी का, अभी फ्यूचर क्या है, ये सारा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके वो डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल रिलेटेड है ना, फाइनेंशियल डेटा वो जिस डॉक्यूमेंट में मतलब प्रोस्पेक्टस में दिखाएगा, वो डॉक्यूमेंट क्या करना है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना पहले सर्टिफाई किया है वो सेम है या नहीं, वो चेक करके बताने वाला ऑब्लिगेशन भी इसके पास ही रहता है। सो जब भी इश्यू में जाता है तब ये और स्टैट्यूटरी ऑडिटर इसको चेक करता है वो सेम मैच हो रहा है या नहीं, वो कुछ गलती दिखाया मतलब सब्सक्राइब करने के लिए कुछ प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकता है, कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे मैनिपुलेशन नहीं है, वो सारा देख के कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो डिस्कस कर रहे हैं इधर, ये मतलब सही से प्रूव्ड है नहीं, मतलब उन लोग किसी से वैल्यूएशन लिया है या नहीं इसके बारे में, ये सारा चेक करके उसमें एक सर्टिफिकेशन इश्यू करेगा। वो सारा में इसका क्या होना चाहिए, पहले एक राइट और पावर होना चाहिए एक साइन करने के लिए। अगर नहीं है तो हम ऑडिट किया किसी और भी साइन कर सकते हैं, हम ऑडिट किया हम ही साइन करने के लिए हमारे पास राइट होना चाहिए जो ऑडिटर। और राइट टू रिसीव नोटिसेस ऑन जनरल मीटिंग्स, अभी क्या अभी बोला है, क्यों मतलब ऑडिटर को पता चलना है ना क्या क्या डिसीजन ले रहा है, नहीं तो उसका कुछ भी शेयर होल्डर्स को बोलना चाहता है जनरल मीटिंग में, उसका एक्सेस मिलना चाहिए। हु आर यू टू अटेंड बोल सकते हो, यू आर नॉट ए शेयर होल्डर, यू आर ए कंपनी responsible director, you cannot attend normally, you are not an employee of the company, you are an external person, without these rights you cannot attend the annual general meeting because of these rights and these notice receipt of your notices, you will be having information when the meeting is being conducted। कुछ मतलब कुछ बात करना है शेयर होल्डर से, you will get an opportunity at the meetings, attend meetings। इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी बोलना है शेयर होल्डर्स को, जो मैंडेटरी उसको समझने के लिए या कुछ बोलने के लिए, उससे अगर कुछ गलती हो रहा है कंपनी में, हम इमीडिएटली शेयर होल्डर्स के नोटिस में लेना मतलब बोलना चाहता है, तभी आपको ये राइट्स आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना चाहता है, जिस हिसाब से वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंड करना चाहता है, जिस भी कोई
इमीडिएट डिस्कशन चाहिए उन लोगों के साथ, उन लोगों को पता चलना चाहिए कंपनी में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सब आप इस मीटिंग्स में बोल सकते हैं। अगर ये देखिए क्या बोल रहे हैं इधर, द कंपनी ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल नोटिसेस communications relating to general meeting and attend such meeting either himself, ये attend कर सकते हैं, और his qualified representative who is qualified to be appointed as an auditor, वो अपॉइंट कर सकते हैं। मैं इधर एक एग्जांपल बोलता हूँ, आप ये बीसी एक ऑडिट फॉर्म में काम कर रहे हैं, यू आर एन आर्टिकल असिस्टेंट देयर, कैन यू बी attending AGM? No, because you are not qualified to be appointed as an auditor. His authorized representative maybe his partner हो सकता है, he can be qualified to be appointed as an auditor। जो मतलब ऑडिट अपॉइंटमेंट कभी भी कैसे होता है पता है, 2-3 लोग होता है ना, ये बीसी जो ऑडिटर होता है, जो साइन करने वाला, मतलब जिसके नाम में ये अपॉइंट होता है, मतलब XYZ में एक्स अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर के नाम में फॉर्म में, बट इसके पार्टनर जो है YZ, वो भी they are the partners of this firm, they are qualified, they are also qualified to be appointed as an auditor, they can have right to attend the meeting, वो ये बोल सकता है। ऑडिट कमिटी अभी बोला है, हम इंटरनल ऑडिट कंट्रोल्स डिस्कस करते समय हम क्या बोला है कि ऑडिट कमिटी जो है कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स इवैल्यूएट करते समय वो डिस्कशंस करते हैं, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, किस किस के साथ करते हैं, इंटरनल ऑडिटर के साथ और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ। उस डिस्कशंस में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक फंक्शन कर रहा है या नहीं, और कोई सजेशंस है, हमारा इश्यूज क्या है, इसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारा डिस्कशंस चलता है फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको समझने में। इसके लिए ऑडिटर क्या करना है, उसको अटेंड करना है, पहले अटेंड करके ऑडिट कमिटी में ऑडिटर का जो एक्सप्लेनेशन देना है उसमें वो सुनना है। राइट टू वोट नहीं होता है उसमें, बट उसका एक्सप्लेनेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना चाहिए। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अल्टीमेटली कुछ एक्सपेंस किया आपने, मतलब पहले बोला था ऑडिटर क्या करता है, कुछ एक्सपर्ट्स का सर्विसेज लेता है किसी भी वैल्यूएशन का केसेस में, कोई सिचुएशंस में जिसका एक्सपर्टीज नहीं होता है। अभी बोला है कि स्टॉक ऑडिट करना है, जिसके पास, मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं अंडरग्राउंड का नीचे कितना रिजर्व्स है मेरे पास, ये मेरा काम नहीं है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बोल सकता हूँ कि ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, बट हम नीचे अंदर क्या है, रिजर्व्स है या हमको पता नहीं चलेगा। इसके लिए कोई और इंजीनियर को अपॉइंट करेगा जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से हम जब एक्सपेंसेस इनकर करेगा, उसको अपॉइंटमेंट करेगा कोई भी, उस एक्सपेंस को हमको राइट होना चाहिए कि कंपनी से इंडेमनिफिकेशन, मतलब एक्सपेंस को रियम्बर्स करने का राइट होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंसेस हम ऑडिट के अंडर एक्सपेंस करेगा, वो राइट टू बी इंडेमनिफाइड। आप एक बार देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछ सकते हैं ताकि हम कंटिन्यू करें नेक्स्ट सेक्शन। इंडेमनिफाइड, हाँ इंडेमनिफाइड नॉर्मली द वर्ड यूज्ड दिस मींस कोई भी लॉस और एक्सपेंस आपके साथ हुआ है जिसको आप ट्रू इंटरेस्ट में इनकर किया है कि किसी को, मतलब किसी के एक्सपेंस में इनकर हुआ है, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी ऑडिट कर रहा है कंपनी के लिए, ओके कंपनी के लिए ऑडिट कर रहे हैं, आप ऑडिट नहीं किया है तो आपको एक्सपेंस, वो एक्सपेंस इनकर नहीं करेगा। अभी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये एक्सपेंस को रियम्बर्स करना, कंपनी के पास होता है। अभी ये बोल रहा है कि इधर देखिए, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव राइट, अगर कोई क्रिमिनल केसेस इसमें लगा हुआ है जिसके कंपनी में कोई गलती है, अभी बोल देता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कुछ सिचुएशन आया है XYZ लिमिटेड में, ऑडिट किया आपने, ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया है, बाद में एक शेयर होल्डर का डाउट आया, आप अच्छे से ऑडिट नहीं किया है, नहीं तो आप कुछ गलती बाहर आ गया, बट बाद में आपने प्रूव किया है कि यू हैव ऑडिटेड ऑल योर फाइनेंशियल्स विद compliance with standards and you have proved with your work papers I have audited in line with the standards, then क्या होगा, आपका गलती कुछ नहीं है, बट इतना दिन तक आपने कुछ सफर किया, आप ज्यादा बिजनेस लॉस हुआ है, कुछ एक्सपेंस इनकर किया, वो राइट होना चाहिए कि किसी के लॉसूट की वजह से आपको कुछ लॉस हुआ है, इफ कंपनी गोस इन फेवर ऑफ ऑडिटर एनी केस, उसकी वजह से आपको जो लॉसेस हुआ है ना,
वो लॉस की वजह से आप कंपनी के साथ फाइल कर सकते हैं एगेंस्ट कंपनी। यू आर राइट, यू हैव राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपके साथ हुआ है ना, इनकर लॉस, वो लॉस को आप कंपनी के से रिकवर कर सकते हैं, ये राइट दिया है। जिसकी वजह से क्या आपको ये सारा दिया है, मतलब आपने ऑडिट किया है अच्छे से। ऑडिटर शैल हैव राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। आपने लॉयर को पे किया है, वो भी एक्सपेंस है आपका, जिसकी वजह से आपने ऑडिट अच्छे से किया है, बट शेयर होल्डर आपके पास कंप्लेंट उठा है इसकी वजह से। बट वो किससे रिकवर कर सकते हो आप? कंपनी के से रिकवर कर सकते हैं वो, in case of any judgment, but the condition is that you should be proved that you haven't done any mistake, you are good enough, your work is good, goes in favor of the auditor। वो आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आप फ्रॉड प्रूव हुआ है तब आप क्लेम नहीं कर पाएगा, वो बाद में आपको आएगा। ओके, एग्जाम्पल है लीगल एक्सपेंसेस है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल है लीगल एक्सपेंसेस। आपको अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस, आप कोई सूट आपके पास कंपनी की वजह से आया है, आपके पास एक राइट होता है कि अगर आप प्रूव टू बी इनोसेंट इन दैट केस, जो भी आपको पास जो ये उठा है ना, यू हैव नॉट डन योर ऑडिट इन लाइन विद द स्टैंडर्ड्स, ये आप अगर इनोसेंट प्रूव किया है, अगर आपका फेवर में आपका जजमेंट आया है, तब आप कंपनी के साथ वो जो भी एक्सपेंस है आप इंडेमनिफाई क्लेम कर सकते हैं। इसको आपको नाम तक ये थोड़ा याद रखने से चलेगा। राइट्स क्या क्या रहता है, अभी एक बार रिवाइज कर दीजिए, राइट्स क्या होते हैं? साइन ऑडिट रिपोर्ट, रिसीव indemnified। The word indemnified normally uses in insurance actually। इंश्योरेंस मतलब कोई भी लॉस आपके साथ होता है उसको इंडेमनिफाई करना है, जिसकी वजह से लॉस होता है। कोई कंप्लेंट आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है, ताकि आप उससे अगर प्रूव किया है यू आर रॉन्ग, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, देन यू कैन इंस्टीट्यूट इंडेमनिटी चार्जेस अगेंस्ट द सच पर्सन। ये राइट टू इंडेमनिफाई, राइट टू इंडेमनिटी। एक्सपेंसेस, हाँ लीगल एक्सपेंसेस वो ऑटोमेटिकल रेम्युनरेशन के साथ आता है। उसका राइट टू फीस एक्चुअली वो नहीं दिया है, क्योंकि पता नहीं, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल होगा। राइट टू फीस ऑडिट रिलेटेड नहीं है, इसलिए कंपनीज एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। राइट टू फीस जो है वो तो नहीं दिया है। इसकी वजह से ये केस लॉ भी है कि मैं ये केस लॉ बोल देता हूँ आपको, टाइम मिला है ना। वर्किंग पेपर्स जो है ना, ऑडिटर ने काम किया है, काम करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तो नहीं हो रहा है, बट पहले क्या होता है कि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर का ऑफिस में आता है। जो भी कंपनी ऑडिटर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना, कंपनीज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना, इतना 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 बड़ा बड़ा फाइल्स आता है ऑडिटर के ऑफिस में, जो बड़ा हो जाता है ऑफिस पूरा। अगर ऑडिट किया है, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद फीस मांगा है, और फीस मांगा है, क्लाइंट ने नहीं दे रहा है, जो ऑडिटर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे अपने पास रख सकता है क्या? क्यों नहीं रख सकता? उधर कुछ नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, उधर कुछ नहीं, क्योंकि पता होता है आपको। अभी बोला है कि 128(1) के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, वो आपको बताया ना। सो ऑडिटर इसकी वजह से उसके पास नहीं रख सकते, इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा विद इन अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट।
इसकी वजह से वो फीस के लिए कुछ अलग कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रोक नहीं सकता है। नहीं, इसलिए एग्जांपल दिया हूँ आपको। पहले क्या होता है कि ओरिजिनल आपके पास फाइल्स की तरह से आता है, ओरिजिनल जो भी वोचर्स होता है ना, इतना इतना बड़ा फाइल्स बना के आपका ऑफिस में आता है। अभी जो है वो कैसे आ रहा है कि एक कॉपी फाइल आपके पास टेक्नोलॉजी में आ रहा है, वो उसको तो फायदा ही नहीं है आपके पास रख के, सिर्फ ऑडिट करके रिपोर्ट इश्यू करना है। हाँ, ये पहले एग्जांपल इसलिए लिया आपको समझने के लिए। नहीं रख सकते क्योंकि 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है वो रजिस्टर ऑफिस के में रखना है। हाँ, केसला हमको एग्जांपल बोला है, मतलब केसला का नाम याद नहीं है, फिर भी ये तो एक ये है, वो अलग है। सत्यम केसला वो फ्रॉड का केसला है क्या, कि वो मैनिपुलेट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इतना स्लोली मैनिपुलेट किया है कि वो एक कंपनी कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करके वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में डाला है। बट व्हेन 2008 came, the investments were gone down, रियल एस्टेट जो भी है वो नीचे गया है। इधर सत्यम सॉफ्टवेयर से फंड्स लिया है, पीपल से फंड्स जो भी लिया है वो इधर यूज किया है। हाँ, नहीं फेक बिल्स नहीं है, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा उसका ये किया है, वो मैनेज करते रहा अभी तक, कभी ना कभी मेरा रियल एस्टेट सेक्टर उठेगा उठेगा सोच के मैनेज करते रहा, जो लॉस नहीं दिखाया है। जब लॉस दिखाया है ये सारा इन्वेस्टमेंट जो भी है वो लॉस में चले जाएगा। जब तक ये इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक रखने के लिए ये कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मैनिपुलेट किया करते आया है। जब वो बाद में 2008 में रेसिशन आया है, इसको अनमैनेजेबल बन गया है, तब उसको बाहर आ गया ये सारा सिचुएशन, वो बहुत बड़ा केओस हो गया। हाँ, नहीं वो भागा नहीं, वो फेस किया है ना, वो जेल में भी चला गया। आप इसके किंगफिशर नीरव मोदी उस जेल से वो भाग गया, वो अलग है, वो बैंक गारंटीज मैनिपुलेट किया। विजय माल्या भी भाग गया, वो भी सैलरी। अभी राइट्स डिस्कस किया है ना, राइट्स के बाद ड्यूटीज है ऑडिटर को क्या क्या करना है। पहले आपको ये बोल सकते हैं ड्यूटीज है, ड्यूटी टू साइन, ऑडिटर को क्या ड्यूटी आता है, ड्यूटी टू साइन, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है। राइट टू साइन तो आप करने का राइट दे रहा है, ड्यूटी साइन मतलब आप ऑडिट करने के बाद नहीं भी करने का आपको मन नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ऑडिट करने के बाद यू हैव टू ड्यूटी टू साइन योर ऑडिट रिपोर्ट, और विदाउट साइनिंग यू कैन नॉट इश्यू योर ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज माय ऑडिट रिपोर्ट, यू हैव ड्यूटीज मैंडेटरी टू साइन योर ऑडिट रिपोर्ट। और उसके पास भी ऑडिटर कुछ मैटर्स में इंक्वायर करना है, कुछ मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, और क्या क्या मैटर्स है इंक्वायर करने का, क्या क्या मैटर्स है, और रिपोर्ट में इंक्लूड करने का मैटर्स क्या क्या है। इंक्वायर करके क्या, अगर कोई उसको मतलब डाउट अच्छा नहीं लगा उस एरिया में, तब वो रिपोर्ट कर सकता है। इसमें इंक्वायर पहले क्या क्या करना है, एक फर्स्ट पॉइंट देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। जो लोन्स एंड एडवांसेस आपने कंपनी मेड बाय द कंपनी, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी वर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और नॉट, आपने लोन दिया है उसके अंडर सिक्योरिटी लिया है या ना, उसी हिसाब से, क्योंकि वेदर योर लोन इज सिक्योर्ड बाय समथिंग और नॉट, अपने पास रखा है या नहीं, कुछ उस हिसाब से आप लोन दिया है या नहीं, वेदर देयर इज सिक्योरिटी फॉर लोन्स इश्यूड बाय द कंपनी और नॉट, ये चेक करना है, वो एक पॉइंट है। और जो भी इंटरेस्ट टर्म्स होता है ना, नई पेमेंट टर्म्स होता है, वो टर्म्स जो भी है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वे वो जो है, हम दोनों फ्रेंड्स है, मैं एक कंपनी एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आया है, अब हमको लोन चाहिए, मैं दिया हूँ, अब जब मांग करो तब पे करो मेरे, वो इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, मेरा और आपका इंटरेस्ट में है। वो देखना है कि वेदर द टर्म्स ऑफ पेमेंट और टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में अगर दिया है तो टाइमली एक शेड्यूल दे दूंगा आपको,
इतना इतना टाइम में ये आपका ईएमआई है, इसे इसे पे करना है, ये इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगा। इतना इतना हमारा कंपनी लोन देने का इंटरेस्ट रेट है। अगर कंपनी 10% में लोन दे रहा है, हम 5% में आपको लोन दे रहा हूँ, वो अगर 5% में दिया है तो ये इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है, 10% में देने से ये इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। वो सारा चेक करना है ऑडिटर को। इधर लोन्स एंड एडवांसेस आर सिक्योर्ड एंड द टर्म्स आर prejudicial to the interest of the company. Next, whether the transaction, जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया है वो सपोर्टिंग है या नहीं। पहले जिसके पास विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे हैव एंटर्ड, दे शुड नॉट बी एंटर्ड। एंड जो भी ट्रांजैक्शंस एंटर किया है वो पर्सनल एक्सपेंस एंटर कर सकते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस है कंपनी एंटर किया है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी को मतलब वो कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए वो ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग भी वैसे होना चाहिए कि कंपनी का प्रोग्रेस दिखाना, मतलब जैसा बुक्स ऑफ एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग वोचर्स और नॉट, वो देखना है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, क्या करता है वो दोनों, इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी क्या करता है, नॉर्मली इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है। अगर जो भी उस ईयर में इन्वेस्टमेंट्स परचेज एंड सेल किया है, नहीं तो सेल किया है, सेल मतलब प्रॉफिट कैसे कंसीडर करते हैं, सेल वैल्यू कॉस्ट, सेल वैल्यू से कॉस्ट लेस करके आपको प्रॉफिट आता है। अगर जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में भेजा है क्या, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिबेंचर शेयर्स है क्या, वो प्राइस लेस देन व्हिच दे हैव परचेज्ड, एक्चुअल कॉस्ट से लॉस में कुछ शेयर्स कोई भेजा है क्या। अगर कोई भेजा है तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेंशनल लॉस सेल नहीं है। मैं आपको फायदा करना चाहता हूँ, मतलब कुछ एक्स वाई इज देयर, एक्स वाई के फ्रेंड है, इसके पास कंपनी में इसका कंपनी में मान लो 10 लाख का वाई जेट लिमिटेड का शेयर्स है, इसको कुछ बेनिफिट देना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इसको खरीदा हूँ 10 करोड़ में, इसको 1 करोड़ में दे देता हूँ। बेनिफिट इंटेंशनल दिया हो ना, इसको इसलिए चेक करना है कि इसलिए इंटेंशंस कुछ है क्या, फ्रीली दिया है क्या, ऐसा లేదా अंडर कॉस्ट दिया है क्या। अगर मार्केट की वजह से अंडर गया है तो ये तो ठीक है, अगर इंटेंशन से वजह से लॉस में सेल किया है तो वो गलत है, वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए चेक करना है कोई सेल्स ऐसा किया है क्या। और वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी आर शोन एज डिपॉजिट्स, मतलब आपने कुछ लोन्स एंड एडवांसेस लिया है, आप बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। ये क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब किसी ऑपरेशन सर्विस देने के लिए उससे लिया है, बट लोन्स एंड एडवांस मतलब कंपनी के पास ऑब्लिगेशन होता है, वो चेक करना है कि वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज डिपॉजिट्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसकी वजह से आपको चेंज ही हो रहा है ना, आपका जो लायबिलिटीज से डिपॉजिट फिक्स, मतलब वो टर्म डिपॉजिट जैसा बन रहा है। जब ऑब्लिगेशन आएगा अब तब क्या करेगा इसको पे करने का। अगर कोई टर्म डिपॉजिट जैसा दिखा है, लोन्स है, वो लोन्स को क्या होता है, जब भी वो मांगेगा हमको पेमेंट करना पड़ेगा। टर्म डिपॉजिट को टर्म खत्म होने तक टाइम मिलेगा। ये करंट लायबिलिटी से फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में चले जा रहा है, ये तो गलत है ना। इसलिए चेक करना है कि कोई ऐसा हुआ है, whether personal expenses has been charged to revenue account। ये क्या होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के बैलेंस शीट में आना चाहिए क्या, वो कैपिटल से रिड्यूस होना चाहिए नॉर्मली। जो भी अगर प्रोप्राइटर में देख लीजिए, प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस जो भी है उसका कैपिटल से रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई भी है कंपनीज में भी ऐसे किसी का पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज नहीं करना है, जो भी है उसका पर्सनल सैलरी अकाउंट से लेस करना है, कुछ वो कर सकता है, बट दे पीएनएल अकाउंट में नहीं आना चाहिए। जो ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, किसी का पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आना चाहिए, ओनली कंपनीज एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड। नेक्स्ट, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स और एनी शेयर्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर कैश। अभी बोला है ना शेयर्स इश्यू करता है, शेयर्स कैश के लिए इश्यू करता है। हम शेयर्स इश्यू किया, उन लोग सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन मतलब कैश देता है हमको। अगर कोई शेयर्स इश्यू किया है उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है चेक करना है। अगर कैश नहीं हुआ है तो
whether the position has been appropriately disclosed in the books of accounts. कैश हमको आना चाहिए, अभी तक आया नहीं, मिला नहीं, वो पोजीशन ठीक से डिस्क्लोज किया है या नहीं आपका बैलेंस शीट में, वेदर कोई मिसलीडिंग डिस्क्लोजर किया है, नहीं आया है, उन लोग दिखा रहा है कि आ गया पैसा, ये गलत है, वो चेक करना है। एक बार देख लीजिए, फर्स्ट इंक्वायरी इनटू मैटर्स। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप ऑडिट करेगा एग्जामिन बाय हिम, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन देम, रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। आप क्या चेक करेगा, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वेदर ही हैज कंप्लाइड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो यू हैव टू चेक ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं आप, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर यू आर नॉट, आप चेक करके उसमें रिपोर्ट देगा, वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिट इन्फॉर्मेशन द सेट अकाउंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर यू ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यू हैव टू अभी रिपोर्ट करना, यू हैव टू इंक्लूड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ मैटर्स इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, अभी तक कुछ इंक्वायर करना है, क्या क्या इंक्वायर करना है वो बोला है। अभी इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मैटर्स इन योर ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या इंक्लूड करना है, वेदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हैज बीन सॉट इन योर फॉर ऑडिट, वेदर यू हैव रिसीव्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन और नॉट, ऑडिट करने के लिए आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन मिला है, इनफ ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं, एक्सप्लेनेशन से आप सैटिस्फाई हुआ है नहीं, आप ये आपका ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। एंड वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ, वेदर कंपनी एप्लीकेबल लॉ क्या होता है, कंपनी एक्ट के कंपनीज एक्ट होता है, उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वोचर्स उसके कुछ वैल्यू होता है, 50 रुपीज की वैल्यू होने से वोचर्स मेंटेन करना है, लेजर बैलेंसेस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या क्या मेंटेन करना है, कैश रिसीप्ट्स मेंटेन करना है, कैश एडवांसेस में, वो सारा डिटेल्स होता है एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, उस हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट। यू कैन सी इट इन आई थिंक 128 और 123 कुछ सेक्शन है, उसमें आपको 127 या 123 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन, लिस्ट ऑफ वोचर्स, वो सारा उसमें डिस्क्लोज्ड है एक्चुअली, आप एक बार देख सकते हैं। और ब्रांच ऑफिस अगर ऑडिट कर रहा है तो ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट है, आपको मिला है या नहीं मिला है, वो भी आपको इंक्लूड करना है आपका ऑडिट रिपोर्ट में। आपका बुक में शायद नहीं है 128, आप गूगल में ही सर्च, 128 नहीं है ना, आप गूगल में सर्च कीजिए बाद में, कंपनीज एक्ट में होता है, आपको लॉ में हो सकता है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी 3 पॉइंट हम डिस्कस किया, क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन मिला है या नहीं मिला है, सेकंड पॉइंट है लॉ के हिसाब से कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है या नहीं, थर्ड पॉइंट है ब्रांच ऑडिटर का जो भी रिपोर्ट है आपके पास आया है या नहीं है, वेदर यू हैव रिसीव्ड द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, एंड अब कैसे डेल्ट किया आपका रिपोर्ट इश्यू करते समय, मतलब आप प्रिंसिपल ऑडिटर है, होल ब्रांचेस के इंक्लूड करके कंपनी एज ए होल इश्यू कर रहा है ना, उस ब्रांच रिपोर्ट को आप कैसे डेल्ट किया है, मतलब आपने कैसे कंसिडर किया है। अभी बोला है ना ब्रांच ऑडिटर में एक रिमार्क डाला है कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट वो ब्रांच लेवल में मटेरियल होगा, बट होल कंपनी लेवल में वो मटेरियल है या नहीं, उस हिसाब से आप डील किया होगा, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपका पॉइंट 143। वेदर इन द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट व्हिच हैव एडवर्स, कोई ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस है, किस अभी क्वालिफिकेशन ने इश्यू किया है, एक डेटॉर से ऑडिट किया है, उसमें आपने एडवर्स रिमार्क इश्यू किया, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बट ऑडिट डेटॉर से एक छोटा एरिया है आपके हिसाब से, डेटॉर्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा, अगर एक ही है तो आप क्वालिफाइड रिमार्क दे सकते हैं अपने फाइनेंशियल्स में,
अगर इफ इट इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट एरियाज, आप ओपिनियन अपडेट नहीं कर रहे हैं, तब आप एडवर्स देगा, सॉरी डिस्क्लेमर देगा। अगर सारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटॉर्स है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, सारा में गलती है, आप क्या देगा, एडवर्स रिपोर्ट देगा। एक ही एरिया में एडवर्स है तो आप क्वालिफाइड देगा। उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है किसी एरिया में एडवर्स दे रहे हैं आप किसी एरिया में एडवर्स रिमार्क दे रहे हैं, whether any adverse remark on functioning of the company, financial transactions or matters in the functioning of the company। आपके पास कोई एडवर्स रिमार्क स्पेसिफिक एरियाज में और फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी में एडवर्स रिमार्क है, अब उसके लिए आपको क्या देना है, आपका ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ ऑडिटर, मतलब किस वजह से वो आपको एडवर्स लगा है, वो उसका रीजन देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस और मैटर्स, क्या मैटर्स है, क्या आपका ऑब्जर्वेशंस है, इसकी वजह से आपका कमेंट ये है, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा आप। वेदर डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड, कोई भी डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड है अपॉइंटिंग एज डायरेक्टर, बट ही इज कंटिन्यूइंग इन योर कंपनी एज अ डायरेक्टर, होल द ईयर व्हाइल ऑडिटिंग यू हैव टू चेक द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट आल्सो अंडर 164 सबसेक्शन 2। डिस्क्वालिफिकेशन किसी को अट्रैक्ट हुआ है क्या, अगर एनी क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशंस, एडवर्स रिमार्क इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, इस सेम ही है। इधर क्या बोल रहा है कि एडवर्स रिमार्क ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी बोल रहा है, इधर आपका अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स बोल रहा है, जो भी हम इंक्लूड करके बोला है। क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन, मतलब क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन किसी मैटर पर, किसी अकाउंट्स पर आपके पास है तो वो उसके लिए आप क्या करना है, एरिया क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन क्या है, जिस वजह से आप क्या ओपिनियन दे रहे हैं उस एरिया में, ये मेंशन करना है। एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल, अभी बोला है ना लास्ट टाइम हम इंटरनल कंट्रोल डिस्कस करते समय, आईएफसी में ऑडिटर रिपोर्ट करना पड़ता है, आईएफसी में मैनेजमेंट भी रिपोर्ट करना पड़ता है, उनके बोर्ड रिपोर्ट में हम आईएफसी मेंटेन कर रहे हैं, वो आईएफसी फंक्शनिंग थ्रू आउट द पीरियड है या नहीं, वो ऑडिटर चेक करके इधर इंक्लूड करेगा। ऑडिटर का ऑब्लिगेशन इधर आता है, आईएफसी इसलिए चेक करना है, बट मेजरली द आईएफसी इज ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करता है ऑडिटर इधर 143I। और कुछ अदर मैटर्स भी दिया है ऑडिटर को, ये नॉर्मली दिया है, बट फ्रॉड्स के हिसाब से देख के, जो शेल कंपनीज के हिसाब से देख के, डिविडेंड प्रोविजंस को कंप्लाई हो रहा है या नहीं, और ऑडिट ट्रेल भी हम डिस्कस किया है ना, ऑडिट ट्रेल भी कंपनीज फॉलो हो रहा है नहीं, वो सारा नया प्रोविजंस आया है, इसलिए अदर मैटर्स को वो भी फॉलोइंग मैटर से ऐड करके कुछ नया प्रोविजंस भी इंक्लूड किया है एक्चुअली। वो क्या क्या है एक्चुअली, whether company has disclosed the impact of pending litigation। अभी क्या हो रहा है ये पता है, ये एक लिटिगेशन की वजह से पूरा कंपनी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। एक बड़ा लिटिगेशन आपके कंपनी के ऊपर आ गया, लिटिगेशन मतलब अगर आप किसी एक पोल्यूशन कर रहे हैं, आपके ऊपर लिटिगेशन आ गया, अब पोल्यूशन के हिसाब से पूरा कंपनी शट होने का, पूरा फैक्ट्री शट होने की सिचुएशन आ रहा है। अगर आपका कंपनी रन हो रहा है उसी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से, आपका कंपनी क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन अभी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया ना। अगर एक कंपनी शट होने से आपका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं है आपका कंपनी का। इसकी वजह से कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सारा फाइनेंशियल से एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, कोई लिटिगेशन चल रहा है उसका आउटकम क्या होगा, हम बेयर करना पड़ेगा, वो पेनाल्टी कितना होगा, उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी इवैल्यूएट होगा। तो वो अगर कंफर्म्ड है तो प्रोविजन बुक हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा चेक करना पड़ेगा, डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, और whether the company has made provision in accordance with the law। जो भी लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पता है ना, मतलब आपने ट्रांजैक्शन ऐसे किया है कि फ्यूचर में कंपनी प्राइस बढ़ेगा, नहीं तो आपको जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस है, फॉरेन ट्रांजैक्शन में आपको 2 इयर्स के बाद 10 करोड़ पे करना है, $10 करोड़। आपने अभी एंटर होगा फ्यूचर में 10 करोड़ डॉलर को 100 रुपीस होगा, हम अभी 90 रुपीस में एंटर करेगा। ये सारा डेरिवेटिव्स होगा, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स की वजह से क्या होता है कि आपका लॉस को सिक्योर कर सकते हैं, लॉस को एक्सपोज हो सकता है। आप एक्सपोज हो रहा है डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉसेस को, एक्सचेंज लॉसेस या प्राइस फ्लक्चुएशंस, शेयर प्राइस बढ़ाने से, कम होने से, आपने खरीदना चाहता है, आपने फिक्स किया अभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में
2 ईयर्स के बाद ये प्राइस होगा 100 रुपीज, बाद में क्या होगा आपको पता नहीं, आपको अभी एंटर किया है, बाद में अगर 110 हुआ है आपको गेन होगा क्योंकि यू आर बाइंग इट फॉर 100, और बाद में वो 90 हुआ है। हाँ, इसकी वजह से वेदर if any expected provision is there, you are evaluating that price will fall, then whether the same have been properly foreseeable losses have been accounted in your books or not, the auditor has to check whether there has been any delay in transferring amounts as required. Investor education अभी बोला है ना, जो भी डिविडेंड है डिक्लेयर करने के बाद 7 डेज में पेमेंट होना चाहिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल के उसको, एक्चुअली 7 डेज में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए, उसके बाद 30 डेज में पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद कोई अनट्रेसेबल इन्वेस्टर्स होता है जिसके पास उसका बैंक अकाउंट गलत हो सकता है, उसके पास पेमेंट नहीं जा पाएगा, मतलब इन्वेस्ट किया है अभी बैंक अकाउंट शट डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसके अमाउंट जो डिविडेंड अमाउंट है वो उसको भेज नहीं पाता। आपने ट्राई करने के लिए आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके उसको डालना पड़ेगा 7 ईयर्स तक। अगर 7 ईयर्स के बाद भी कोई आके क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है उसको ये सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। जो भी 7 ईयर्स के बाद भी अनक्लेम्ड है उसको इन्वेस्टर एजुकेशन फ्रॉड एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर करना है, वो किया या नहीं है वो चेक करना है आपको, कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 123 उस हिसाब से किया या नहीं किया वो चेक करना है। और मैनेजमेंट, ये आपको कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसे है, आप उस पैसे को ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब अभी होगा आप विजय माल्या केस या कुछ और केस, शेल कंपनी सुना होगा ये नाम। शेल कंपनी क्या होता है, फंड्स को ट्रांसफर करता है, वो फंड्स को ट्रांसफर करके कंपनी का फंड्स होता है ना, इधर क्या करता है कि कंपनी क्रिएट करके पब्लिक से फंड्स लेता है। पब्लिक फंड्स क्यों दे रहा है या बैंक्स फंड्स क्यों दे रहा है, आप उससे बिजनेस करके कुछ रिटर्न उसको देगा। बट इन लोग क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई शेल कंपनीज क्रिएट करेगा फॉरेन में, कोई केमैन आइलैंड्स होता है उसमें टैक्स कोई प्रोविजंस नहीं काम करता है, उन लोग उधर शेल कंपनीज क्रिएट करके वो पैसा अल्टीमेटली ये कंपनीज का इन्वेस्टमेंट स्लोली ऐसे कर देते हैं। फर्स्ट ईयर अगर 10 लाख भेजा है, फर्स्ट ईयर का वैल्यूएशन में 1 लाख लॉस, 9 लाख अभी नेट इन्वेस्टमेंट, सेकंड ईयर में 2 लाख लॉस, 7 लाख। ये अल्टीमेटली किसके पास जाता है, जो बेनिफिशियरीज होता है ना, इधर का पार्टी से होता है बेनिफिशियरी, उसके पास जाता है पैसा। वो शेल कंपनीज में आप और मैं होता हूँ शेयर होल्डर, जो भी पब्लिक का पैसा है हमारे पास आ गया। वो वैसे कुछ सिचुएशंस आपने नोटिस किया है अपना पूरा ऑडिट करते समय, ये आप जान से पढ़ना पड़ेगा इसको। वेदर मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड that to the best of his knowledge or nothing other than whether you have received management representation for that no money has been sent, no funds have been advanced or loaned or invested. The fund should be how you have borrowed that funds, whether borrowed funds you have received in the way of share premium or any other source or kind of funds which company has received from others and any person or including foreign entities with an understanding, ये पढ़िए, in writing or otherwise that intermediary shall directly or indirectly lend or invest to the persons in a manner whatsoever. Ultimate beneficiary जो है अभी बोला है ना एग्जाम्पल में, आप जो में हमारे पास नहीं आना चाहिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को आप ये दीजिए, ऐसे एक एग्रीमेंट में एंटर करके आपका पैसा जो कंपनी का पैसा आप किसी और को दिया है इंटरमीडिएटरी। सो आपने शेल कंपनी एक्स लिमिटेड को कॉन्स्टिट्यूट किया है, आपने XYZ लिमिटेड है इंडिया में, आपने पैसा लिया है, ये पैसा अपने इंटरमीडिएटर को भेजा गया, ये इंटरमीडिएटर क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको लोन देगा जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। ऐसा एक अरेंजमेंट कुछ नोटिस किया है क्या, आप मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन लेना है, ऐसा कोई नोटिस नहीं किया हम तो, आप ऑडिट में भी चेक करना है इधर। Based on such, after obtaining representation from the management, you have to perform your audit procedures to obtain reasonable and sufficient appropriate audit evidence, so that nothing has been in their notice and no situations has been caused to believe the auditor
that there are some situations occurring like that. मैनेजमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको एक लेटर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको देगा। आप क्या करना है, आप ऑडिटर है, मैनेजमेंट बोला है नहीं बोला, मतलब नहीं है, आप उस हिसाब से बिलीव नहीं करेगा, आप उस हिसाब से आप अपना चेकिंग करेगा अकाउंट्स में, कोई आप वैसे ट्रांजैक्शंस मिल रहा है क्या, आप चेक करने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है ना, उस हिसाब से आप रिपोर्ट में ये मैटर इंक्लूड करता है। और वेदर मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, आप अभी बोला है ना, आप ये पोजीशन में बोला है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन में मैनेजमेंट कुछ एक्ट किया है क्या, अब इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट किया है क्या, हम किसी से फंड्स लिया है, हम इससे एग्रीमेंट किया है, आप चिंता मत कीजिए मैं उसको लोन की तरह देता हूँ, ऐसे एक एग्रीमेंट में कंपनी एक्ट किया है क्या, दोनों गलत है। हम एग्रीमेंट में एंटर करना और हम इंटरमीडिएटर में एक्ट करना, ये बोल रहा है। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ disclosed in the notes to accounts, no funds have been received from the persons or including foreign parties, understanding that recording in writing or otherwise, with the understanding or an agreement recorded in writing, the company shall directly or indirectly lend or invest the amount to the persons or identified entities in any manner whatsoever on behalf of funding party, जो हमको पैसे दे रहा है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पैसे लैंड करेगा, ऐसे इंटरमीडिएटरी तरह भी एक्ट नहीं किया है। इसके लिए ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, वो आपको समझ गया ना। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 हैज बीन पेड, अभी बोला है ना 7 इयर्स को सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सॉरी 7 डेज में डिक्लेयर करने के बाद 7 डेज में, उसके बाद 30 डेज में पेमेंट होना चाहिए। अगर इसे फॉलो किया है क्या, वो कॉम्प्लायंस प्रोविजन को चेक करना है। और बाद में अभी डिस्कस किया ऑडिट ट्रेल प्रोविजन को डिस्कस किया है, वो ऑडिट ट्रेल में जो भी पॉइंट अब हम डिस्कस किया है, ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रहा है नहीं, वो थ्रू आउट द ईयर फंक्शन किया है नहीं, कोई टैम्पर नहीं किया है, ये सारा चीज अब चेक करना पड़ेगा ऑडिट ट्रेल में। कंपनी हैज मेंटेन फाइनेंशियल सिस्टम दैट हैज इंक्लूडेड विद ऑडिट ट्रेल या नहीं, that has operated throughout the year और नहीं, और has not been trampled, ये तीनों चीज आप चेक करना है, चेक करके आपका रिपोर्ट में इंक्लूड भी करना है, ये और एक ड्यूटी है ऑडिटर का। हाँ अरे ये से करने से क्लास खत्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा प्लीज। आपको ज्यादा हो रहा है क्या, थोड़ा हाफ एन आवर तो सुन लीजिए, ताकि हम मतलब एंड तक नहीं रुक सकते हैं। इसके लिए प्रोवाइडिंग नेगेटिव क्वालिफिकेशन, अभी बोला है ना, कोई नेगेटिव क्वालिफिकेशन आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपके रिपोर्ट में आप क्या करना है, इसके लिए मैटर क्या क्या मैटर्स है उसका रीजंस भी स्टेट करना है, वो आपको इंक्लूड किया है, आप इंक्लूड करना है, चेक कीजिए। ड्यूटी टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ C&AG, अभी बोला है ना C&AG आपको ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, वो ऑडिट करते साथ साथ कुछ गाइडेंस भी देता है, उसके पास ये राइट है कि यू हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम C&AG, C&AG का जो भी गाइडेंस है आप उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मीन्स हमको पता है 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होगा, उसके क्या करना है कि डायरेक्शंस ऑफ ऑडिटर जनरल क्या करेगा, एक्शन ऑन सच डायरेक्शंस एंड इंपैक्ट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, मतलब क्या, मतलब ऑडिट एंड अकाउंट्स में क्या क्या एरियाज इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा सप्लीमेंट्री ऑडिट करना है, मतलब कुछ एरिया डिटेल चेक करना है जिसके ऑडिटर के मतलब C&AG का डाउटफुल है। क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करते हैं, उसके बाद C&AG भी ऑडिट करते हैं आके, अगर उसको कुछ जरूरत है कि वो एडिशनली कुछ एरिया को वो डाउटफुल लग रहा है, वो थोड़ा और प्रोसीजर्स इंक्लूड करने को बोल रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा उस डायरेक्शन के हिसाब से। वही बोला है कि हाँ ठीक है। ड्यूटी टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको ये पता है कि
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को मतलब इट इज मैंडेटरी दैट ऑडिटर शुड प्रूव हिमसेल्फ दैट ऑडिटर हैज कंप्लाइड मतलब परफॉर्म्ड हिज ऑडिट प्रोसीजर्स विद इन लाइन विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। यही कंपनीज एक्ट में भी इंक्लूड किया है कि ऑडिटर शुड परफॉर्म हिज ऑडिट प्रोसीजर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, ये आपको ये आता है क्या? हाँ, ये देखिए कंपनीज एक्ट में, अरे यार वेट फ्रॉड अगर नोटिस किया है, ओके पहले चेक करना है या फ्रॉड ऊपर से 1 करोड़ से अबो है या नहीं, बिलो 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ से अबो है तो ऑडिटर क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है इन फॉर्म ADT4। ओके ये फॉर्म थोड़ा याद रखिए, वो आने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। पीसी कैसे खोलेगा ना, PDF कैसे खोलेगा? ठीक है, ये थोड़ा रुक लेता हूँ, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ड्यूटी टू पे पेनल्टी, फ्रॉड को प्रोविजन में बाद में बोल देता हूँ। अगर फ्रॉड आपको पता चला, आपने कंप्लेन नहीं किया, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तब आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। पेनल्टी क्या होगा, फ्रॉड को प्रोविजन में डिस्कस करता हूँ। अगर फ्रॉड आपको नोटिस किया है, आपने जो प्रोविजन बोला है उस हिसाब से आपने कंप्लेन नहीं किया है, अब क्या होता है, आपके ऊपर पेनल्टी आता है। पेनल्टी अगर लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख तक जा सकते हैं, अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो आपको 1 लाख तक जा सकता है। अब ये देखिए फ्रॉड 143(12), अगर फ्रॉड में अगर आपको फ्रॉड दिखा है जब ऑडिट करते समय फ्रॉड दिखा है एंड यू हैव सीन दैट द फ्रॉड वैल्यू ऑफ फ्रॉड इज मोर देन 1 करोड़, कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है वो मोर देन 1 करोड़ है, जब आप क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है इन फॉर्म ADT4। कैसे इन्फॉर्म करना है, पहले क्या करना है, फ्रॉड नोटिस करते विद इन 2 डेज BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलना पड़ेगा, हम ऐसे ऐसे फ्रॉड नोटिस किया है, आपका क्या टेक है इसमें, आप क्यों, मतलब पहले उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना फ्रॉड नोटिस करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करने के लिए, उसका क्या मतलब उसका क्या बोलना चाहिए था उसको फ्रॉड के ऊपर। सो बोर्ड का इंफॉर्मेशन लेता है पहले, उसको कितना टाइम देता है, हम 45 डेज देता है उस इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर वो इंफॉर्मेशन दिया, यस अरे यार हाँ, अगर वो इंफॉर्मेशन दिया है, यस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, नो, हम क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द फ्रॉड इंफॉर्मेशन, कितना अमाउंट है, कौन किया है, हु इज इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, वो सारा नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, ये डिटेल्स मेंशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो एक्सप्लेनेशन दिया है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉम BOD, वो सारा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। ये ऑडिटर का ड्यूटी है। अगर नहीं रिसीव हुआ है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है विदाउट दिस, ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर को सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ से भी इंफॉर्मेशन एंटिटी से ROC रजिस्ट्रार, इसको भी बोलना पड़ेगा। अगर फ्रॉड इज लेस देन 1 करोड़, अगर आपका फ्रॉड है वो लेस देन 1 करोड़, आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करना है, बट BOD को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। वो विद इन 2 डेज ऑफ
नोटिस ऑफ फ्रॉड यू हैव टू इन्फॉर्म टू BOD। ओके, ये आपको पूरा उसमें है। अब एक बार देखिए थोड़ा फास्ट में मैं आपको बोल देता हूँ। ये देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज बिलीव दैट फ्रॉड आर इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन 1 करोड़। अगर फ्रॉड का अमाउंट है मोर देन 1 करोड़, देन द रिपोर्ट टू मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, पूरा कंपनी में कोई भी आप जो भी एरिया चेक कर रहा है, मतलब आप हर एक फ्रॉड को मतलब एक्यूमुलेटेड नहीं बोलना पड़ेगा, एक एक फ्रॉड बोलना पड़ेगा। एक एरिया में फ्रॉड देखा है आपको, वो 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, एक एक फ्रॉड मतलब इस एलिमेंट में फ्रॉड हुआ है, ये 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, और एक एलिमेंट में वो 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रॉड शायद नहीं होता है, एक एरिया अलग अलग ही होता है। एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़, इंडिविजुअली बोल रहा है, देखिए इधर ही मेंशन किया है, इंडिविजुअली। शैल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले क्या करना है, शैल रिपोर्ट टू बोर्ड इमीडिएटली बट विद इन नॉट लेटर देन 2 डेज। इमीडिएटली बोलना है बट नॉट लेटर देन 2 डेज। उसके क्या करना है, सीकिंग रिप्लाई ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस विद इन 45 डेज। वो ऑब्जर्वेशंस दिया है, इफ दे हैव रिप्लाइड देन ही हैज टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट अलोंग विद ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बोर्ड टू ऑडिट कमिटी। अगर अवेलेबल है तो ऑडिट कमिटी से ले लेते हैं आप, फ्रॉम ऑडिट कमिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन। आप कितना दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना है, 45 डेज खत्म होने तक। अगर रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया है तो रिप्लाई आने से 15 डेज तक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई मतलब उसको इंटीमेट करना है। अगर रिप्लाई रिसीव है तो रिप्लाई रिसीव डेट है 15 डेज। अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, एंड ऑफ 45 डेज से 15 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। यही, इफ फेल्स टू गेट रिप्लाई then within stipulated period of 45 days he shall forward the report along with his note। oh, so if reply receive नहीं किया है within stipulated time मतलब वही होता है 40 stipulated period of 45 days, then he has to submit the report along with his to central government। हम जो टाइम लिमिट दिया है बोर्ड के लिए within 45 days में रिप्लाई देने के लिए, अगर वो रिप्लाई नहीं दिया है, आप इमीडिएटली आपका जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना है। उसके साथ साथ किस किस को करना है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ROC, वो रजिस्टर ऑफ पोस्ट में जो भी डिटेल्स है वो इंटीमेट करना है। अब अगर अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, अगर फ्रॉड इज लेस देन 1 करोड़, देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑडिट कमिटी और बोर्ड, जो भी। अगर ऑडिट कमिटी अवेलेबल है तो आप ऑडिट कमिटी से डील करेगा, अगर बोर्ड है तो बोर्ड से डील करेगा। उसे क्या क्या बोलना है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, वो चीज बोलना है। पेनाल्टी तो डिस्कस किया है। ड्यूटी टू मेक ऑडिट कमिटी मेक कमेंट्स शॉर्ट पे ऑडिट कमिटी ऑन सर्टेन मैटर्स। अभी बोला है ना, इंटरनल ऑडिट कमिटी के साथ हम डिस्कशंस करते हैं। इंटरनल ऑडिटर, हम अगर कोई वो सजेशंस मांगा है हमसे कोई मैटर्स में, आपका टेक क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन मांगा है, हम उसको हमारा कमेंट्स बोलना पड़ेगा। ऑफर कमेंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑफ आवर कंपनी। ऑडिटर उसमें ऑडिट कमिटी को अपना व्यू बोलना पड़ेगा, वो ऑब्लिगेशन है। अदर ड्यूटीज वो भी बोला है प्रोस्पेक्टस में, जो भी आप वेरीफाई करना पड़ेगा, जो भी आप ये कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, उसको वेरीफाई करके बनना है। टू रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। अगर आपने जो अकाउंट्स ऑडिट किया है वो प्रोसेस में जा रहा है तो वो सर्टिफाई करना पड़ेगा, वो सही है। एंड टू साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट अल्टीमेट ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 145। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर हम बाद में डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के लायबिलिटीज होता है, एक सिविल लायबिलिटीज, एक कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज बोला है। अदर लायबिलिटीज मतलब इनकम टैक्स में अदर एक्ट से जो भी लायबिलिटीज आ रहा है वो अदर लायबिलिटीज है। हम पेनल्टी हम चार्ट बना के लेके आएगा नेक्स्ट क्लास में, वो सिर्फ अलग से एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। ब्रांच ऑडिट अभी बोला है, ब्रांच ऑडिट क्या करना है, ब्रांच ऑडिटर क्या करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। एक प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, एक ब्रांच ऑडिटर होता है।
ब्रांच ऑडिटर के पास क्या राइट्स होता है? नेक्स्ट 7.1.9 पेज नंबर, हाँ, ब्रांच ऑडिटर के पास क्या क्या राइट्स होता है, ब्रांच ऑडिट में क्या करता है? 128(1) क्या बोल रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स either at the register office of the company or at place decided by the board. अगर बोर्ड ने प्लेस डिसाइड किया है तो उस प्लेस को 7 डेज के अंदर अंदर इन राइटिंग किसको इन्फॉर्म करना है? आरओसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद ब्रांच ऑडिटर का ड्यूटी क्या होता है? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है या नहीं। ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है, वेदर द अकाउंट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड एट द ब्रांच, ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है वो उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है नहीं। और क्या चेक कर रहे हैं? प्रॉपर रिटर्न्स जो है, मतलब हमारे ब्रांच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो हेड ऑफिस को भी पता चलना पड़ेगा ना, वैसे प्रॉपर रिटर्न्स हेड ऑफिस को आ रहा है या नहीं। हमारे हमारे सेल्स इतना है इस महीने में, हमारा एक्सपेंस खर्चा इतना, हमारा प्रॉफिट इतना, नहीं तो हम इतना बड़ा सेल्स क्या क्या किया है एक लेवल के बाद, वो रिपोर्ट्स हेड ऑफिस के पास आ रहा है या नहीं, वो चेक करना है। और provisions relating to 121, 128 to whether books of accounts have been prepared, kept and complied or not, ये चेक करना है। Scope of auditing of the records affected at branch office inside or outside India। अभी CAR companies auditors rules, इसमें क्या बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करेगा वो, ऑडिट करने के बाद अभी बोला है आपको, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो कंप्लाई किया है नहीं, ये देख लेते हैं। अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस शैल बी ऑडिटेड either by the auditor appointed by the company, हम कर सकते हैं, नहीं तो ब्रांच ऑडिटर अंडर एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड वे, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर 138 by any other person। सो हम कर सकते हैं, हम ऑडिटर ऑफ द कंपनी होल, अदर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर, वो कर सकते हैं। और वो करने से क्या करना पड़ेगा? पहले ऑडिट ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं हम कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड, अगर ब्रांच बाहर है तो उसके इलाके अंदर कोई अलग पर्सन करना पड़ेगा उसको। अगर हम सीए है, सीए बाहर जाके काम करेगा या नहीं करेगा कुछ एरियाज में, उस एरिया के अंदर कौन क्वालिफाइड पर्सन है उस काम करने के लिए, उसको ऑर्डर की ड्यूली क्वालिफाइड, एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड इधर बाय द कंपनी ऑडिटर हम कर सकता है, और बाय एन अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड एज ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस टू लॉस ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के हिसाब से, लॉस के हिसाब से कोई अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड उसके साथ ऑडिट करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम खुद जाना पड़ेगा। दो है, क्योंकि हम खुद ही डील करेगा उसके साथ। हम किसी और का काम यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसका काम ठीक से करेगा या नहीं, उसका क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये सारा चेक करने के बाद ही उसका काम देना पड़ेगा। हम इंटरनल ऑडिट बात करते समय कोई और पर्सन का काम आप यूज कर रहे हैं तो उसका इंडिपेंडेंस चेक करना है, उसका क्वालिफिकेशन चेक करना है, बाद में उसका प्रोसीजर्स भी चेक करना है, वो कैसे किया काम, ये तीन चीज आपको चेक करना ही पड़ेगा। बट इधर क्या बोल रहा है कि ब्रांच ऑडिटर का काम, अगर आपका कुछ प्रोसीजर चेक किया है, प्रोसीजर चेक करने के बाद आपको थोड़ा डाउटफुल लगना है तो आप फिर से परफॉर्म भी कर सकते हैं उसके इन्फॉर्मेशन मंगा के। एंड ड्यूटीज एंड पावर्स, ब्रांच ऑडिटर का कौन क्या ड्यूटीज एंड पावर्स होते हैं, जो भी कंपनी ऑडिटर्स के हिसाब से अवेलेबल है 1 to 4 ऑफ सेक्शन 143, वो सारा ड्यूटीज एंड पावर्स आपको ब्रांच ऑडिटर्स के भी मिलता है। और ब्रांच ऑडिटर का ऑब्लिगेशन भी होता है ड्यूटी टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू कंपनी ऑडिटर। और एडिशनली फ्रॉड जो प्रोविजंस अभी डिस्कस किया है ना, उसको कॉम्प्लायंस भी करना है। 3 पॉइंट्स आप ये मतलब समरी याद रखिए, ब्रांच ऑडिटर को क्या क्या करना है। अभी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिला है ब्रांच ऑडिटर का एनालिसिस भी कैसे होता है, जो क्वालिफिकेशन है वो ब्रांच लेवल में मटेरियल हो सकता है, वो कंपनी एज ए होल भी मटेरियल या नहीं, वो सारा वो डिस्क्लोज कैसे किया वो कंपनी ऑडिटर का रिपोर्ट में आता है। जॉइंट ऑडिट क्या होता है? जॉइंट ऑडिट, आप सोचिए जॉइंट ऑडिट, द वर्ड इटसेल्फ इट इज नथिंग बट एसए 299, ये कंपनीज एक्ट में इंक्लूड किया है। जॉइंट ऑडिट क्या होता है? यही फर्स्ट लाइन में पढ़ा है, कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर। इसमें आपको ब्रीफ बोल देता हूं, एक सेकंड।
जॉइंट ऑडिट में क्या होता है, हाँ कंपनी है ABC XYZ, अभी क्या करेगा, ऑडिट करना है। इस कंपनी में 3 एरियाज है, 1 2 3 4 5 लेटर्स में हम डिसाइड किया, हम ये एरियाज 1 2 हम करेगा, 3 4 हम 4 5 हम करेगा, बट 3 कौन करेगा। हाँ ये क्या है कि बाइफरकेटेड, क्लियरली बाइफरकेटेड एरियाज है। अभी इसके एरिया में रिस्क ज्यादा है, मतलब उन लोग के हिसाब से रिस्क ज्यादा है, ये रिस्कलेस नहीं बोलता है, ये छोटा रिस्क कम है। सो इन लोग क्या करेगा, नहीं तो वो बोल सकता है कि दोनों का एक्सपर्टीज चाहिए इस एरिया डील करने में, इसलिए 2 को अपॉइंट किया। अभी क्या करेगा, इसको जॉइंटली डील करेगा। इसमें जो भी चीज करेगा, ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करना, रिस्क इवैल्यूएट करना, वो दोनों साथ साथ करेगा काम। ये इसको क्या बोलना है कि कॉमनली ये सेपरेटेड एरियाज, ये सेपरेटेड एरियाज, इसका ऑडिट रिपोर्ट में यही रेस्पॉन्सिबल है, इसको ऑडिट रिपोर्ट में यही रेस्पॉन्सिबल है। ओके ये अगर कॉमन एरिया है तो कॉमन एरिया में जो भी है, अगर ये ऑडिट कर रहा है, एक पॉइंट मिला है इसमें थोड़ी रिस्क ज्यादा लग रहा है, ये क्या करना है इमीडिएटली, अगर ABC को मिला है तो XYZ को इमीडिएटली बोलना है, तभी इन दोनों रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ABC के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इसको बोला नहीं है, ये कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा, हमको पता ही नहीं था इस एरिया में ये रिस्क है, इसको बोलना पड़ेगा। अभी क्या करना है, अगर जॉइंट ऑडिट करते समय हम अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट कम एंड चेक हिज वर्क वेदर ही हैज डन इट विद इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसलिए डिवाइड किया है कि आप मान लो, आप सोचो कि ये काम ठीक से किया है, यू कैन बिलीव हियर दैट जो भी एरिया उसको असाइन है वो काम ठीक से किया है, तभी काम टाइम में हो जाएगा। ये जॉइंट ऑडिट करने का एक ही टाइम में ऑडिट कंप्लीट करना है, तभी दोनों का एक्सपर्टीज यूज करके कंप्लीट करने को सोच रहे हैं। अगर आप थिंक कर रहे हैं कि वो काम करेगा नहीं, उसका एरिया फिर से ऑडिट कर रहा है, वो टाइम ज्यादा लेगा। इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि वो काम ठीक से किया है, आप इतना उसमें बिलीफ रखिए। और कॉमन एरिया जो भी है आप दोनों मिलके कीजिए, ये जॉइंट ऑडिट का पूरा कॉन्सेप्ट है। हम देख लेते हैं हाँ joint auditor refers to one or more large companies have been diversified business office, इसलिए वो 2-3 मल्टीपल ऑडिटर्स को रखता है। अब बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट ऑडिट क्या होता है, जॉइंट ऑडिट वो एक सिंगल ऑडिटर होता है तो उसके पास ज्यादा वर्कलोड होगा, इसलिए एरियाज डिवाइडेड हो रहा है, उसको वर्कलोड कम होगा। डिफरेंट ऑडिटर एंगेज्ड टू हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इंश्योर्स। क्या बोल रहा है कि दोनों काम कर रहे हैं तो इधर से काम चलेगा, इधर से काम चलेगा, ताकि टाइमली में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का एक्सपर्टाइज यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम जो भी है एरियाज है उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। जॉइंट ऑडिट इंप्रूव्स योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। हेल्दी कंपटीशन अमंग ऑडिटर्स रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ, ये बेनिफिट है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट कर रहा है, हम भी करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो दिक्कत होता है। हम extensive knowledge of 2 different auditors, you can use instead of single auditor you can use extensive knowledge of 2 different auditors। अब लिमिटेशंस क्या है, वही अभी बोल रहा है। ऑडिटर से है सुपीरियरिटी, हम एक बड़ा बिग 4 का अपॉइंट किया है, एक लोकल फर्म का अपॉइंट किया है। अब क्या होता है, उतना लेवल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, इससे सुपीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। एक ओवर लेस एक्सपीरियंस ऑडिटर वो भी हो सकता है, उसका बात सुनना पड़ता है हमेशा। वो जिस एरिया लेना है उस एरिया एक्सपीरियंस एरिया, जो भी अच्छा एरिया से वो लेगा, जो भी ड्राई एरिया से वो हमको देगा। ये कभी कभी पढ़ना पड़ता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसका पास एक्सपीरियंस है, कंपनी भी उसके बात ही मानता है जो एक्सपीरियंस वो बोलेगा। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटीज, क्यों? इट विल बी कॉस्टली फॉर मेंटेनिंग 2 ऑडिटर्स फॉर ए स्मॉल एंटिटी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वर्क। अगर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं चल रहा है, कॉमन ऑडिट में एक कंसेंसस में नहीं आ रहा है, कॉमन ऑडिट एरियाज तो मूव नहीं होगा। अगर सिर्फ डिसीजन में भी पेंडिंग में है, अब कौन सा एरिया करना है, मैं कौन सा एरिया करना है, काम उधर ही रुक जाएगा ना डिसीजन लेने में। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है तो वर्क आगे बढ़ेगा नहीं।
अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी ऑफ वर्क, अगर मान लो डिवाइडेड एरियाज को अनसर्टेनिटी मिलेगा आपको कौन किया है, अनडिवाइडेड एरियाज में कौन रेस्पॉन्सिबल है, अगर इसके लिए कंट्रोल दिया है स्टैंडर्ड में कैसे करना है, अगर कौन ये एरिया किया है ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हम बोल रहे हैं ए बी सी ये हम किया है बी आप किए, वो डॉक्यूमेंट हम कभी नहीं किया है, जब इसमें इश्यूज आया है हम हाथ उठाएगा, हम नहीं किया है उस एरिया को, ऐसे बोलने से इसलिए डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, वो सारा ऐसे 299 में बोला है कैसे करना है। तो ऑडिटर्स हाउ टू शेयर द फीस, ये भी दिक्कत है कि हम पैसे किसी और को नहीं देना चाहता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अभी क्या डिवीजन ऑफ वर्क में मतलब क्या डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, हमें अभी बोला है टर्म्स ऑफ ऑडिट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स, कुछ यूनिट्स की तरह आइडेंटिफाइबल यूनिट्स, डेटर्स एक आइडेंटिफाइबल यूनिट है, क्रेडिटर्स नहीं तो ब्रांच एक आइडेंटिफाइबल यूनिट, ऐसे डिवाइड कर दीजिए आइडेंटिफाइबल यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरियाज, नेचर ऑफ द बिजनेस एंटिटी के हिसाब से यू डिवाइड योर वर्क, एंड डिवीजन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू दैट इज आइटम्स और एफर्ट्स, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एसेट्स इनकम लायबिलिटीज, इनकम आप कीजिए लायबिलिटीज आप कीजिए, मैं एसेट्स करता हूँ, ऐसे डिवाइड भी कर सकता है। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड वुड ऑफन नॉट बी डिवाइडेड, वो इनटू नेचर ऑफ वर्क कुछ वर्क डिवाइड नहीं होगा, वो बोल रहा है कि वर्क इन्वॉल्व्ड वुड ऑफन नॉट बी डिवाइडेड एंड वुड बी कवर्ड बाय, जो वर्क डिवाइड नहीं हो पाया वो वर्क कॉमन ऑडिट एरिया मान के सारा करते हैं और कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम, एंड कोई भी है इट शुड बी एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड, वो बात आपको मानना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन अभी क्या किया है, कोऑर्डिनेट क्यों करना है, जो भी कॉमन एरिया है आपको एक कंसेंसस में आना है, जो भी एक ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, जो भी आपको रिलेवेंट एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में आप अपना काम करेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन जब डिसाइड होगा इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, बट उसे रिक्वायर्स डिस्कशन, बट कुछ एरियाज कुछ पॉइंट्स होगा आपके पास वो सारा लोग को बताना पड़ेगा ताकि वो कंपनी के और ऑडिट करने के समय कोई रिस्क देखा है आपने कंपनी में इतना कोई रिस्क नहीं होगा नॉर्मल एरियाज में, अगर उसको भी बोलना पड़ेगा कि वो भी इसको चेक करेगा, उसके पास हमारे पास इतना फ्रॉड्स मिल रहा है, उसके पास वो डाउट क्रिएट करना जरूरी है ताकि दोनों हम सेफ रहेंगे ऑडिट रिपोर्ट के इश्यू करते समय। इसकी वजह से ऐसे कोई मैटर्स है आपको उसको डिस्कशन में देना पड़ेगा, उसको नोटिस में लेना पड़ेगा, उस नोटिस में बोलने यू शुड कम्युनिकेट देम टू ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स सो दैट द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट और नोट, अगर वो रिपोर्ट फाइल करने के बाद मतलब प्रोसेस करने के बाद किया है तो कोई फायदा नहीं होता है, जो भी है उस नोटिस को जाना है जो पहले बोलना है ताकि उन लोग कुछ करेक्टिव एक्शन कुछ तो कुछ कर पाएगा। रिलेशनशिप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, अब जो भी डिवाइडेड वर्क है उन लोग अपना वर्क करेगा हम अपना वर्क करेगा, बट रिलेशनशिप प्रिपेयर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, अगर मैं और आप तीनों एक ही रिपोर्ट देना चाहता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम हमारा ट्रू एंड फेयर ठीक लग रहा है, बट आप जो ऑडिट किया उस एरिया में आपको ऑब्जर्वेशंस लग रहा है, अब हमसे बोला है कि हमारे ऑब्जर्वेशन जो भी है हम तीनों एग्री किया है हम ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट इश्यू करेगा, बट वो मान रहा है कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करना चाहता है, हम देखा है उसका हम बात नहीं सुन रहे हैं, हमको ठीक लग रहा है हम ट्रू एंड फेयर में जाएगा, जब हम तीनों क्या करेगा हम एक रिपोर्ट इश्यू करेगा, आप अलग से एक रिपोर्ट इश्यू कर सकते हैं, वो आपको राइट दिया गया है। इफ each joint auditor is responsible for work allocated to him, whether he is not report a separate report on work performed, on the other hand all the joint auditors are severally responsible, इसमें कवर नहीं किया शायद नीचे कवर किया है, ये पॉइंट है कि सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगा, उसको जो वर्क असाइन किया है ना सेपरेटली उसमें सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द ऑडिटर्स, उन लोग क्या करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड शुड बी कैरिड आउट, मतलब आपके मेरा डिवीजन नहीं है तो वो कॉमन आइडेंटिटी बन गया, उसको ऑडिट वर्क कैसे करना है ऑडिट प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट वो सारा मिलके करना है, डिसीजन शुड बी टेकन ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, however it is clarified that all the joint auditors are responsible in aspect of appropriateness of decisions, नेचर टाइमिंग वो सब appropriate decisions लेने के लिए joint auditors are responsible in case of common audit areas,
इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, मतलब अभी बोला है कोई इश्यू है कॉमन ऑडिट के रिलेटेड है तो इमीडिएटली बोलना पड़ेगा, तभी उन लोग रेस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैट्यूट एंड बट अभी बोल रहा है देखिए कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो जॉइंट ऑडिटर्स को बोलने से वो रेस्पॉन्सिबल होता है, बट कुछ बेसिक चीजें होता है जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए एरिया नहीं होता है, अब सारा रेस्पॉन्सिबल ही है, अब बोलो या ना बोलो फॉर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यू विल ऑल रिस्पॉन्सिबल, मतलब all statutory auditors are responsible collectively for basic statutory things, for ensuring audit report comply with the requirements of the statute. For these all the joint auditors are responsible, there is no separate responsibility. वही बोला है जो डिवाइडेड है उसको सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल, जो अनडिवाइडेड एरिया से वो सारा आप जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल है। जो नोटिस में आया है आपका, अगर मैं एक चीज नोटिस किया आपका नोटिस भी लेके आया आप भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स है उसमें भी आप कलेक्टिवली जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल है, और कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो भी आप कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। अब समझ गए ना डिफरेंशिएशन, स्टैट्यूटरी रिलेटेड, जॉइंटली जॉइंट पोर्शन, और एक क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। जो डिवाइडेड एरियाज ऑफ वर्क है वो सिर्फ उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो डील कर रहा है उसका। अभी डिपेंडिंग ऑन अदर ऑडिटर्स, एज्यूम दैट अभी बोला है ना जो काम उन्होंने किया है आप बाद में जाके चेक मत करना, आप सिर्फ ये समझिए कि वो काम जो किया है वो ठीक से किया है, उसका काम, उसका पोर्शन ऑफ काम। रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किया है अभी बोला है, हम तीनों का एक ओपिनियन उसका अलग ओपिनियन है, हम तीनों एक रिपोर्ट इश्यू करेगा वो उसका ओन रिपोर्ट इश्यू करेगा, यही ऑडिटर्स आर एबल टू एग्री देन ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विल कवर express own opinion in a separate, sorry, normally joint auditors able to arrive at agree report, normally क्या होता है एक ही रिपोर्ट में आ जाता है, अगर नहीं आया है where joint auditors are in disagreement, अब बोला है ना ये qualified opinion देना चाहता है, then the each one of them those have मतलब disagreement they can issue separate audit report and is not bound by the views of auditor। हम बोल रहे हैं आप कर दो ऐसा नहीं है, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही ये कवर हो गया। आपके पास टाइम है नहीं है? थैंक यू गाइस।